Welcome everyone. Welcome to all the parents and congratulations for the first step towards your kids' eye health. Uh, so uh, जैसा सब आप सबको पता है कि हमारे जो है हमारे किड्स के लिए हमारी आने वाली जनरेशन के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है और बनता जा रहा है। तो इसके लिए आज ऑप्टम अभिनव मेहरवाल जी अपना वेबिनार प्रेजेंट कर रहे हैं आपके किड्स की आने वाली जनरेशन की आई हेल्थ के लिए। So good morning everyone. I hope I am audible. दिलजोत, can you confirm कि मैं audible हूँ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir, you are audible. ठीक है सर. दिलजोत, you can switch off your mic as well as your video feed. Good morning everyone. First of all, let me welcome you for this first edition of Vision Vibes. और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं how to keep your kids' eyes healthy and bright. तो दोस्तों, जब हम विजन की बात करते हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि विजन क्या होता है और कैसे हमारी आईज में बनता है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. आज के हम इस इंटरेस्टिंग वेबिनार के अंदर कवर करने वाले हैं कि क्या विजुअल माइलस्टोन्स होते हैं. डू यू रियली आर यू रियली अवेयर अबाउट द विजुअल माइलस्टोन्स, द कॉमन आई प्रॉब्लम्स? ये मायोपिया प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये इतनी बड़ी बात है, एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इट, एंड सेकेंडली एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मायोपिया कैलकुलेटर दैट वी सी. सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं विजन की तो हमारी आईज आर जस्ट मियरली अ इमेज कैप्चरिंग डिवाइस. लेकिन जितनी भी हमारी इमेज प्रोसेस होती है वो होती है हमारे ब्रेन में. हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में, जहाँ पे विजन बनती है. तो अगेन, आप अपनी आंखों से सिर्फ इमेज को रिसीव करते हैं पर देखते हैं अपने ब्रेन से. इस पॉइंट को आप थ्रू आउट द वेबिनार आप याद रखिएगा. देन यू विल बी एबल टू कोरिलेट ऑल द पॉइंट्स. नाउ व्हाई दिस टॉपिक इज सो इम्पोर्टेंट, और क्यों आज हम लोग एक वेबिनार होस्ट करके हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं? बिकॉज जो बहुत एक इम्पोर्टेंट रिसर्च पब्लिश हुआ इन 2021 ब्रैन होल्डन ऑप्टोमेट्री इंस्टीट्यूट एंड एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में, जो हैदराबाद में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम आई इंस्टीट्यूट है. उसने ये प्रिडिक्ट किया कि आज जो लगभग 2024 में इंडिया के अंदर प्रिविलेंस, यानी हर 100 में से लगभग 24 से 25 बच्चों को मायोपिया की प्रॉब्लम है, वो 2050 आते आते लगभग 50% बच्चों में मायोपिया की प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड दिस इज जस्ट वन रिफ्रैक्टिव एरर. अगर हम बाकी आई प्रॉब्लम्स की बात करें तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बाय 2050 इवन WHO इज सेइंग कि दिस प्रॉब्लम कैन गो बियॉन्ड 50%. सो दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द विजुअल माइलस्टोन्स जो हम एज पेरेंट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है तो किसी भी बच्चे की आईज में कंट्रोल नहीं होता, वो सभी क्रॉस टाइड होते हैं. बच्चे की विजन मैक्सिमम 8 to 10 इंचेस तक की डेवलप होती है. कलर विजन भी उसका डेवलप नहीं होता, एंड दे आर नॉट एबल टू होल्ड देयर फोकस, एंड दैट्स द रीजन व्हाई चाइल्ड कैन ओनली रिमेंबर द फेस ऑफ द मदर. बाय द 3 मंथ्स ऑफ एज अपने को देखना पड़ेगा कि बच्चा फेमिलियर चीजों को लगभग 12 इंचेस की डिस्टेंस तक देख सकता है. अपने हाथों को वो देखने लग जाता है, नोटिस करने लग जाता है. थोड़ा सा वो चीजों को, आसपास के लोगों को अपनी गर्दन को घुमा के फॉलो भी करने लगता है. बाय 4 और 5 मंथ्स ऑफ एज उसका थोड़ा थोड़ा कलर विजन आने लगता है. वो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है. और जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, लगभग 7 से 12 महीने का होता है, तब बच्चे के आई मूवमेंट्स, इंडिपेंडेंट आई मूवमेंट्स डेवलप होने लगते हैं. वो छोटी ऑब्जेक्ट्स को नोटिस करने लगता है. उसका धीरे धीरे एक डेप्थ परसेप्शन यानी 3D विजन भी धीरे धीरे डेवलप होने लगता है. बच्चा क्रॉल करने लगता है, उसको नेविगेशन का आइडिया लगता है. तो बच्चा इन चीजों से सीखता है कि टाइम, डिस्टेंस और एक स्पेशल ओरिएंटेशन बच्चे को आता है, यानी किसी भी चीज से वो कितना दूर है या कोई भी चीज उससे कितने डिस्टेंस पे है. और ये मोशन परसेप्शन की भी एक अंडरस्टैंडिंग ब्रेन में बनने लगती है. जब वो 12 से 18 महीने, लगभग 1.5 साल का होता है, तो बच्चे का एक क्लियर डिस्टेंस विजन आ चुका होता है. उसके आई मूवमेंट्स बहुत शार्प हो चुके होते हैं और वो तुरंत चीजों को रिकॉग्नाइज कर लेता है, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स को. और उनका नेविगेशन स्किल्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग. बाय द चाइल्ड इज 2 years ऑफ ओल्ड, उसका एक अच्छा डिस्टेंस विजन आता है, उसको एक नियर विजन भी अच्छा डेवलप होने लग जाता है. बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स वो डेवलप होने लग जाते हैं. बच्चा कलरिंग एक्टिविटीज, क्रेन एक्टिविटीज करने लग जाता है, एंड दे कैन आइडेंटिफाई इजीली, दे शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर बॉडी पार्ट्स.
बाय द चाइल्ड इज 3 years ऑफ एज उसका नियर विजन फुली मैच्योर हो जाता है। उसके आई मूवमेंट जैसे कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, जिसको हम फोकसिंग आई मूवमेंट्स बोलते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं। और बच्चे का डेप्थ परसेप्शन काफी अच्छा इंप्रूव हो जाता है। और जब हम बात करते हैं, जब बच्चा लगभग 5 years की एज तक जाता है, तो उसका रिकग्निशन यानी कॉग्निशन, तो विजन इज नॉट ओनली अबाउट सीइंग, विजन इज ऑल्सो अबाउट व्हाट यू सी, यू अंडरस्टैंड दैट एंड यू इंटरप्रेट इट। अब ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, ओरिएंटेशन वाला पार्ट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। So, moral of the story is that the vision is a learned skill, just like walking or talking. हम लोग अभी तक विजन को एकदम ग्रांटेड लेते थे, बट विजन इज अ लर्नड स्किल। तो जैसे हम वॉकिंग टॉकिंग सीखते हैं, ऐसे ही विजन भी सीखना जरूरी होता है, और विद टाइम ये विजुअल माइलस्टोन्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्या विजुअल स्किल्स हैं जो हमें सीखनी पड़ती है हर इंसान को? एक विजुअल एक्यूटी यानी कितने छोटे रेजोल्यूशन की ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं। कलर विजन यानी कलर्स को देखने की क्षमता। स्टीरियोप्सिस और डेप्थ परसेप्शन, जिसको मैंने बोला कि 3D विजन, चीजों की ऊंचाई, मोटाई, गहराई, इसके बारे में पता करना। एक आई हैंड फीट कोऑर्डिनेशन, हमारी आई पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेशन को डिटरमाइन करती है। सेंस ऑफ डायरेक्शनैलिटी, क्या चीज हमसे राइट है, लेफ्ट है, ऊपर है, नीचे है। आई मूवमेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्मूथ आई मूवमेंट, यानी जब हम चीजों को फॉलो करते हैं तब हम उसको स्मूथ आई मूवमेंट से फॉलो करते हैं। और जब हम दो चीजों के बीच में स्विच करके देखते हैं तो दीज आर सकेडिक आई मूवमेंट, जिनको हम जंप आई मूवमेंट्स बोलते हैं। और जब हम कोई भी चीज की पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, ध्यान लगा रहे होते हैं, तो वर्जेंसेस कम इनटू द प्ले। जब हम पास में देखते हैं, हमारी दोनों आंखें अंदर की तरफ आती है, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जेंस। और जब हम दूर में देखते हैं, तो वी एम्प्लॉय अ मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। और ये सारी स्किल्स हमको सीखनी पड़ती है बाय 5 years ऑफ एज। नाउ व्हाट आर सम कॉमन प्रॉब्लम्स कि जब हम बात करते हैं बच्चों के अंदर देखा जाता है, दे आर द रिफ्रैक्टिव एरर्स, मायोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, लेजी आई, स्ट्रैबिस्मस, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं, इज द वेरी कॉमन आई प्रॉब्लम, जो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे इससे सफर होते हैं, आई प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो। सेकेंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, यानी कि जब बच्चे का टाइमली विजुअल एग्जामिनेशन नहीं होता है, उसकी विजन प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पाती है, तो बच्चे की इंस्पाइट ऑफ हैविंग ग्लासेस विजन पूरा 6/6 6/9 तक डेवलप नहीं हो पाता है। ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मल, एवरीथिंग इज हेल्दी, बट चाइल्ड पोटेंशियल टू सी थिंग्स इज वेरी लो। Another very common problem, especially in teenage and in young children, is the vergence disorder, inability to sustain focus. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, you can see in this image, जब हम दूर में देखते हैं तो divergence comes into the play, and when we are reading a book or something, both of our eyes come together. They should come together to focus. That's called convergence insufficiency. अब इसका असर क्या होता है? If you can see on my screen, so you will see child, जो बच्चा है, वो लगभग ऐसे ही स्ट्रगल करता है, उसको समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों चीजें बार बार उसकी कंसंट्रेशन करते करते चीजें ब्लर हो जाती हैं। कुछ बच्चे अपनी प्लेस को मिस कर देते हैं। अब उन्हें अगर रीड करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, और अगर उनको इस तरीके से दिखेगा, अगर आईज उनको प्रॉपरली फोकस करके नहीं देगी इन सीक्वेंस, तो देयर सीक्वेंसिंग वुड बी वेरी पुअर, देयर कॉम्प्रिहेंशन वुड बी वेरी पुअर, दे विल गेट इरिटेटेड। Same way here, if you see a child who is not able to focus, they see something like this. Now, parents, what do you expect these children to do? Obviously, they will run away from studies. They will have poor concentration levels. ऐसे बच्चों में आप हाइपर एक्टिविटी या कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी देख सकते हो, बिकॉज उनको कॉन्स्टेंटली डांट पड़ रही है उस चीज के लिए जो दे आर नॉट एबल टू डू, एंड पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। गोइंग फॉरवर्ड, द अनदर वेरी कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज, क्योंकि हमारे ज्यादातर बच्चे बहुत क्लोज रूम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, कि बच्चों का एक प्रॉपर आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ही नहीं डेवलप हो पाता। हम देख रहे हैं ज्यादातर बच्चे आजकल इवन 6 years 7 years 10 years तक उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी कोऑर्डिनेशन इज वेरी पुअर। देयर वॉक इज नॉट अप टू द मार्क, देयर उनके निशाने बहुत अच्छे नहीं है, आप ऐसे बात करें तो, या उनकी विजुअल एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है। So it's a poll time. So I would request Diljot, if you can shoot the first poll. So you will be having a poll on your screen. When do you think, at what age first eye test of a children should be done? So I request all of you to please vote. Okay. See, we are getting some responses.
Nice. Cool. About 19 people, 21 people out of 44. We want more people to respond. Okay. Perfect. I think we have the trend. So Diljot, can you please show the result on the screen? Okay, my friends. Now see the result. बहुत सारे लोग पहले 3 years को क्लिक कर रहे थे, उसका बार ग्राफ ज्यादा था. इवेंचुअली हमने देखा कि दूसरे के रिस्पॉन्सेज देख करके 12 months पे क्लिक किया. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. फर्स्ट एग्जामिनेशन बच्चे का एट 12 months ऑफ एज हो जाना चाहिए. तो आस्क योर सेल्फ पेरेंट्स विथ वन क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक, have you got the eyes examined of your children at 12 months of age? Yes or no? If the answer is no, then you should consider it immediately. Okay, you should not wait for the child to complain. Moving ahead. So as we saw, that first visit should happen between 6 months to 12 months of age. One visit between 2 to 3 years of age, one visit at 4 to 5 years of age, and after 6 years, that should be an annual visit. और अब चेक क्या होना चाहिए? आई एग्जामिनेशन में होना क्या चाहिए? ज्यादातर आई एग्जामिनेशन में सिर्फ विजुअल एक्टिविटी चेक होता है. तो लेकिन बच्चों के पर्सपेक्टिव से जब हम बात करते हैं तो बच्चों का कलर विजन चेक होना, उनके आई मूवमेंट्स चेक होना, वर्जेंसेस चेक होना, उनकी डेप्थ परसेप्शन चेक होना, आई हैंड फीट कोऑर्डिनेशन चेक होना, उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शनैलिटी चेक होना, ये सारे ही टेस्ट जरूरी हैं. एंड दैट डजंट टेक मच टाइम. सो यू नीड टू कंसल्ट अ प्रॉपर पीडियाट्रिक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो उनको इन चीजों के बारे में जानकारी है, हु आर ट्रेन टू चेक ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि अगर बच्चे का विजुअल एक्विटी ठीक है लेकिन अगर बच्चे का आई एंड फीट कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. सो दोस्तों बात करते हैं डिटेल में कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होते क्या है. आप समझिए, जब हमारी आंखें, बेसिकली हमारा विजुअल सिस्टम, हमारी आंखों का फोकसिंग सिस्टम किसी भी इमेज को या ऑब्जेक्ट को हमारे रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता है, तो क्या होता है? इट कॉज इज रिजल्ट इन ब्लर्ड विजन. और व्हाट आर द कॉमन, हमारे जो आई का पावर है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60 डायप्टर्स. तो अगर ये इससे ज्यादा चला गया या कम चला गया तो फोकसिंग इश्यूज हमको आएंगे. तो आर बेसिकली आई टोटली वर्क्स लाइक अ कैमरा. कैमरे में जैसे आगे फोकसिंग लेंस होता है, वी नीड टू चेंज फोकस फॉर ईच डिस्टेंस व्हेनेवर वी आर क्लिकिंग पिक्चर. ऐसे ही हमारे आईज के अंदर भी हमारा इंटरनल सीलियरी सिस्टम या कॉग्निटिव सिस्टम होता है जो ऑटो फोकस कैमरे की तरह फॉर एवरी डिस्टेंस हमारी फोकल पावर चेंज करता है इसकी, और लाइट को हमारे रेटिना पे फोकस करता है. तो दोस्तों देखते कि रिफ्रैक्टिव एरर्स होते कैसे हैं. या तो ये आई बॉल की लेंथ बढ़ जाती है, या तो वो आई बॉल बहुत ज्यादा छोटा है या बड़ा है, उसकी वजह से हो सकता है. हमारा जो कॉर्निया है, जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है हमारे आई के ऊपर, उसका अगर शेप अनइवन है तो भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. हमारा लेंस, अंदर जो आंखों के अंदर एक लेंस है, अगर वो अनइवन है या उसमें एजिंग की वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं, देन ऑल्सो वी कैन डेवलप रिफ्रैक्टिव एरर्स. So some common refractive errors quickly is the myopia, hyperopia, presbyopia and astigmatism. मायोपिया जिसको हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, डिफिकल्टी इन सीइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. हाइप्रोपिया जहां पे बच्चों को दूर का फिर भी ठीक दिखता है लेकिन पास में उसको फोकस करने में सर दर्द करने लग जाता है. अस्टिग्मेटिज्म, जब दिखने में इतनी डिफिकल्टी नहीं है लेकिन सारी चीजें डिस्टॉर्टेड दिखती हैं, बच्चा नाइट विजन में कंप्लेन करता है, कई बार आंखों को बंद कर लेता है, हेडेक्स की कंप्लेन करता है. प्रेसबायोपिया जो एक एज रिलेटेड इशू है. अगर हम बात करें कि इन केसेस में होता क्या है, तो हम देख सकते हैं कि मायोपिया के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो रेटिना के आगे फोकस करती है. तो जब हम करेक्टिव लेंसेज पहनते हैं तो करेक्टिव लेंसेज उसको हमारे पर्दे पे सही तरीके से फोकस करता है. इसी तरीके से हाइप्रोपिया में इमेज हमारे पर्दे के पीछे, रेटिना के पीछे फोकस करती है, और हम उसको बाय वेयरिंग प्लस लेंसेज या प्लस पावर दे करके उसको हमारे पर्दे पे फोकस करते हैं. सेम थिंग गोज विद एस्टिग्मेटिज्म. द इमेज इज डिस्टॉर्टेड और उसका डिस्टॉर्शन हम अप्रोप्रिएट सिलेंड्रिकल पावर के लेंसेज के साथ में उसको ठीक करते हैं. ये कोई डिजीज नहीं है माय फ्रेंड्स. रिफ्रैक्टिव एरर्स आर सम बेसिक डिसऑर्डर्स जो आई की शेप, साइज और इनकी वजह से डेवलप हो सकते हैं. सो देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट देम फर्स्ट ऑफ ऑल. पर इनको मैनेज करना और टाइमली डिटेक्ट करना वो बहुत जरूरी है. गोइंग फॉरवर्ड, कई लोग ये पूछते हैं कैन रिफ्रैक्टिव एरर कॉज ब्लाइंडनेस.
तो मे बी रिफ्रैक्टिव एरर्स डायरेक्टली कोई ब्लाइंडनेस कॉज नहीं कर सकते, लेकिन अनकंट्रोल्ड रिफ्रैक्टिव एरर्स स्पेशली लाइक मायोपिया कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, जिससे ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। तो आप रिफ्रैक्टिव एरर्स को डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। Coming back again, because you see this trend again, I'm bringing this picture again and again कि 2050 तक more than 50% of the population will be myopic. तो दोस्तों अगर हम मायोपिया पर स्पेसिफिक की बात करते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके फीचर्स क्या है, हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्सियल मायोपिया, रिफ्रैक्टिव मायोपिया, कर्वेचर मायोपिया, इंडेक्स मायोपिया। थोड़ा टेक्निकल टर्म्स है, आई जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। एक्सियल मायोपिया का मतलब बेसिकली सिर्फ इतना सा है कि हमारे आई बॉल का साइज कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, इसकी वजह से मायोपिया का नंबर इंक्रीज होता रहता है। रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स यानी रिफ्रैक्टिव मायोपिया, जिसके अंदर कॉर्निया का पावर ज्यादा स्ट्रांग है या लेंस का पावर स्ट्रांग है, उसकी वजह से अगर नंबर आता है तो इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव मायोपिया। कर्वेचर, जहां पे हमारे कॉर्निया या हमारे लेंस के सरफेस के कर्वेचर में कोई भी चेंजेस आते हैं तो इट लीड्स टू कर्वेचर टाइप ऑफ मायोपिया। एंड इंडेक्स मायोपिया, जिसको हम कई बार लेंटिकोनस भी बोलते हैं, जहां पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही चेंज हो जाता है हमारे लेंस का अंदर, तो उसकी वजह से मायोपिया आ जाता है। अगर हम देखें पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम क्लिनिकली इसको हम बहुत सिंपल वे में हम डिवाइड कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सबसे पहले आता है कंजेनिटल मायोपिया, जो फ्रीक्वेंटली हम प्री मेच्योर बेबीज में देखते हैं। तो अगर आप या आपके मिलने वालों में कोई भी प्री मेच्योर बेबीज हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि उनका आई एग्जामिनेशन जस्ट आफ्टर बर्थ होना चाहिए, एंड बाय 6 मंथ्स ऑफ एज उनका फर्स्ट एग्जामिनेशन हो चुका होना चाहिए। अगर इंक्रीज्ड एक्सियल लेंथ है बचपन से ही, तो भी कंजेनिटल मायोपिया हो सकता है। और ऑफन ये 2 से 3 साल की एज में जाकर डिटेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग चेक ही नहीं कराते। एज पेरेंट्स वी थिंक इतना छोटे बच्चे का आई एग्जामिनेशन होगा क्यों। तो नाउ वी शुड चेंज दैट। सिंपल मायोपिया, जो कि जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री, इन वजह से होता है, उनको हम सिंपल मायोपिया में बोलते हैं। डीजेनरेटिव मायोपिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इसको हम पैथोलॉजिकल या मैलिग्नेंट या प्रोग्रेसिव मायोपिया भी बोलते हैं। ये बेसिकली नंबर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, आई के स्ट्रक्चर्स, पीछे का रेटिना, ये सब धीरे धीरे डैमेज होने लग जाता है। तो इसलिए हम इसको डीजेनरेटिव मायोपिया बोलते हैं, एंड इट कैन इवन लीड टू ब्लाइंडनेस। देयर इज अनदर काइंड ऑफ मायोपिया जिसको हम नॉक्टर्नल या नाइट मायोपिया बोलते हैं, जहां पे स्पेशली नाइट में ही चीजों को फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। जब हम सूडो मायोपिया, अगेन इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक एंड टर्म, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, अगर उनका आई का प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है बाय अ प्रॉपर प्रोफेशनल, दे एंड अप हैविंग सूडो मायोपिया। यानी टेम्परली उनको नंबर आता है मसल्स के ओवर यूज की वजह से, और उनको गलती से प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है ज्यादा माइनस नंबर। तो जब भी आप बच्चे का आई एग्जामिनेशन करा रहे हो, प्लीज मेक श्योर इट इज डन बाय अ प्रॉपर क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट ओनली, to avoid conditions like pseudomyopia. Then another type of myopia is that induced myopia, also known as acquired myopia, जो कि later stage में जाकर के blood glucose level या हमारी environmental conditions की वजह से हो सकता है, and normally happens after 18 years of age. अब डिग्री ऑफ मायोपिया को डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स, लो मायोपिया, मीडियम मायोपिया और हाई मायोपिया। पर मुझे बताना आपको पड़ेगा कि लो मायोपिया से जनरली बच्चे मीडियम मायोपिया में प्रोग्रेस करते हैं, और मीडियम से फिर हाई मायोपिया में भी प्रोग्रेस कर जाते हैं। वाइस से वर्जा उल्टा होना मुश्किल है। लो मायोपिया, अगर बच्चे का नंबर 3 से कम है तो इट इज कॉल्ड एज लो मायोपिया। 3 से 6 की रेंज में आता है तो इट इज कॉल्ड एज मीडियम मायोपिया। एंड हाई मायोपिया is something which is -6 or more. Now, people with high myopia, they are more likely to have retinal detachment, यानी पीछे का जो पर्दा है जहाँ पे इमेजेस फोकस होती है, वही अपनी जगह से खिसक सकता है। ग्लोकोमा की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, एंड दे मे ऑल्सो एक्सपीरियंस अदर प्रॉब्लम, जैसे कि फ्लोटर्स आना, शैडोज आना, शेप्स में उसको देखने में प्रॉब्लम फील होना, और क्लस्टर ऑफ विजन्स में उसको प्रॉब्लम फील होना बच्चे को। हम रेटिना की बात करते हैं तो ये देखिए, आप देख सकते हो, वन साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन इज द हेल्दी आई, जहाँ पे रेटिना पूरा अटैच्ड है। और जब ये रेटिना डिटैच हो जाता है, यानी उतर करके आगे आ जाता है, तो इसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। This can lead to blindness, definitely. Now, this is a young child having a cataract. कैटरैक्ट कुछ इस तरीके से दिखता है कि आईज वाइट होने लग जाती है एक आई,
एंड दिस इज जब नंबर कंट्रोल नहीं होता है तो पीछे हमारी जो ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक नर्व है, जो आईज को ब्रेन के साथ में कनेक्ट करती है, उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम ग्लोकोमा भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर हम मायोपिया के प्रेवेलेंस की हम लोग बात करें कि ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है और इंडिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आज की डेट में लगभग 28% पॉपुलेशन ऑलरेडी मायोपिया से पीड़ित है, उनको ऑलरेडी मायोपिया है। प्रोजेक्शंस है कि बाय 2050 वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन सिर्फ अकेले मायोपिया, हाइप्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अकेले मायोपिया से अफेक्टेड होगी। हाई मायोपिक इंडिविजुअल्स लगभग 20 times more likely to have retinal detachment in their lifetime than a normal child or a normal individual. Pathological myopia is defined as a high myopia which has irreversible retinal problems, और जो लगभग 1% population को myopic individuals को करता है effect. इंडिया स्टैट्स की अगर मैं आपको वापस से रिमाइंड करूं तो अगेन शोइंग यू दैट सेम ग्राफ फ्रॉम द सेम स्टडी which shows that by 2050, by 2040 and 2050, we'll have 40% and 48%, nearly 50% of the population in India also would be myopic. Now, what are some cause factors? Causative factors क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। यानी अगर हम देखें कि अगर बच्चे के एक माँ बाप को भी अगर मायोपिया है तो बच्चे में 1.5 टाइम्स रिस्क रहती है मायोपिया होने की। और अगर दोनों ही माँ बाप में मायोपिया है, चश्मे लगाते हैं, तो बच्चे में 2.4 टाइम्स रिस्क रहती है मायोपिया या नंबर आने की। तो ऐसे पेरेंट्स जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ग्लासेस बचपन से, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, गेट अर्ली आई एग्जामिनेशन ऑफ योर चिल्ड्रन। जब हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आता है स्क्रीन टाइम, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज। नाउ दिस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट आउटडोर्स, ये स्टडीज में देखा गया है, इज बीन प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डेवलपमेंटल ऑफ मायोपिया। तो जब रिसर्च में देखा गया कि जितना बच्चे आउटडोर में टाइम स्पेंड करते हैं उन बच्चों के अंदर मायोपिया की प्रॉब्लम्स कम आती है। तो इसलिए पता किया गया, देखा गया कि इंडिया में भी जो स्टडीज हुई कि रूरल पॉपुलेशन में, गांव में बच्चों को मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत कम है कंपेयर टू अर्बन एरियाज, शहरों में। अब बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडीज ने देखा, लुकिंग ऑन द स्क्रीन्स, ब्लू लाइट एमिशन, risk of myopia development becomes very high. अदर प्रेडिक्टिव फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर स्पेसिफिक जीन्स यानी TOX, ZM84, GIRIA4, ये सारे नाम मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, RDH5, they have been linked to the eye growth and refractive changes. अब फ्रेंड यहाँ पे हमको समझना ये पड़ेगा कि ये जो जेनेटिक जीन्स है हमारे, ये भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो सकते हैं और चेंज हो सकते हैं। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज जेनेटिक म्यूटेशन। अगर आपको मायोपिया हो गया है तो आने वाली जनरेशन को आप मायोपिया पास कर सकते हैं, बिकॉज वो अब आपके जीन्स में चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों इस हमको आज ये स्टेप्स लेना जरूरी है कि आज की जो पॉपुलेशन है हमारे बच्चों की, उनमें मायोपिया कम हो, हाई ग्रेड मायोपिया कम हो, उनका मायोपिया कंट्रोल हो, और पहली बात हो ही ना। क्योंकि अगर सिर्फ वो ही नहीं अफेक्ट होंगे, उनकी आने वाली जनरेशन में भी ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और ज्यादा मायोपिया की रिस्क बढ़ जाएगी। अब कुछ कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि हम कैसे डिटेक्ट करें एज अ पेरेंट कि साइंस क्या होता है मायोपिया के लिए, तो सबसे पहले आता है ब्लरी डिस्टेंस विजन। बच्चा कंप्लेन कर रहा है, आईज को रब कर रहा है, स्क्वीज, बच्चा स्क्वीज करने लग जाता है, आईज को छोटा करके देखने लग जाता है। आई स्ट्रेन, डिस्कम्फर्ट, फटीग, है ना, व्हेन स्पेशली व्हेन दे आर ट्राइंग टू सी फार अवे, अगर दूर में देख रहे हैं तो। हेडेक्स, बच्चा बार बार हेडेक की कंप्लेन करने लग जाता है, इफ दैट इज अ प्रॉब्लम। अदर प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो बच्चे को बहुत ज्यादा पास में बैठना पड़ता है टीवी के लिए, या क्लासरूम में भी वो बार बार पास में जाकर के देखता है ना। दे ट्राई टू होल्ड द ऑब्जेक्ट्स टू क्लोज, बहुत ज्यादा पास में पकड़ करके देखने लग गया है, दैट इज एन इंडिकेशन अ चाइल्ड कैन बी मायोपिक। पुअर परफॉर्मेंस इन स्कूल, डिफिकल्टी इन सीइंग बोर्ड, एज आई टोल्ड यू। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्टेंस एक्टिविटीज, बच्चे को अंदर ही रहना ज्यादा पसंद है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस एंड दे आर नॉट एबल टू टेल यू, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो अनदर पोल क्वेश्चन कमिंग ऑन योर स्क्रीन, दिलजोत, आर यू रेडी टू शूट दिस? तो पेरेंट्स, वी आर 50 plus parents here. At what age do you think that myopia is commonly diagnosed? Infancy,
यानी जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय पे पता चल जाता है। अर्ली चाइल्डहुड यानी 3 से 5 साल की एज में, या स्कूल एज में यानी 6 to 14 years ऑफ एज, या अडल्टहुड में जाकर के पता चलता है। व्हाट डू यू थिंक कॉमनली अभी करंट ट्रेंड क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज द करंट ट्रेंड मायोपिया डायग्नोस होने का? ओके, अराउंड 24 पीपल हैव रिप्लाइड। कैन वी क्विकली हैव मोर पोल रिस्पॉन्सेज? हम लोग 54 जने हैं यहाँ पे। कैन यू शेयर द रिजल्ट्स दिलजोत? परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, यू कैन सी द रिजल्ट। एज राइटली पॉइंटेड, आप सबको पता है कि इन्फेंट्स के अंदर सिर्फ एक ही जने ने रिप्लाई किया, जनरली डिटेक्ट नहीं होता है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर 633% लोगों ने रिप्लाई किया, वहां पे भी नहीं होता है। अभी जो करंट ट्रेंड है इंडिया में, दैट मेजरली हैपेंस इन द स्कूल एज। क्या तो स्कूल में टीचर ने नोटिस किया है कि शायद आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा आके छुट्टी करके देखता है, या कई बार बच्चा ही आकर के कंप्लेन कर देता है कि मुझे क्लास में पीछे बैठ के नहीं दिखता है। और तब तक ज्यादातर बच्चे लो मायोपिया से ऑलरेडी मॉडरेट मायोपिया में ऑलरेडी आ चुके होते हैं कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का जो फर्स्ट आई एग्जामिनेशन है, रिमेंबर दैट शुड हैपन एट 12 months ऑफ एज। तो मुंडन से पहले या फर्स्ट बर्थडे से पहले फर्स्ट आई एग्जामिनेशन जरूरी है। ओके, नाउ मूविंग अहेड। आज की थोड़ी सी हम हमारी दिनचर्या की बात करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। तो हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही हो गई है, सोते जागते उठते बैठते खेलते कूदते। देयर इज वन थिंग विच डजंट लीव अस, एंड दैट इज आवर मोबाइल फोन्स। नेचुरली हम लोग आजकल पोस्ट कोविड एरा में स्पेसिफिकली सोशल डिस्टेंसिंग में आने लगे हैं। दिस ब्यूटीफुल फैमिली सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट, but everybody is busy on their mobile phones, and this happens to us also. And mobile has become such a big addiction that sometimes it doesn't leave us, but most of the time we are the ones who don't want to leave it. So if you agree to this, in the chat box type yes. आपने chat box पे yes I agree, you can type that so that I can come to know that we are on the same page. तो जब हम लॉकडाउन से पहले बात करते हैं तो दोस्तों, हमारा मोबाइल फोन में नॉर्मली हम लोग व्हाट्सएप फेसबुक ये चीजें हम लोग ज्यादा चलाते थे, ट्विटर आता था। लॉकडाउन के बाद में हुआ क्या, हमारे सबके चैनल्स देखने की प्रेफरेंसेस भी अलग हो गई। तो किसी को नेटफ्लिक्स देखना है, किसी को अमेजोन प्राइम देखना है, किसी को और कुछ देखना है, किसी को गेम्स खेलने हैं। तो इवन दैट गॉट एडेड, और अब तो काम करने के लिए भी हमको मोबाइल फोन्स की स्क्रीन की जरूरत है। तो वर्चुअली वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ phone addiction, and this is a new drug. And phone addiction is a term, it's a scientific term, because एक रिसर्च में यूएस में पता किया गया, तो वहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स में से 60% कॉलेज स्टूडेंट्स ने अपने आप को फोन एडिक्ट्स माना। एंड आई गेस इंडिया में तो शायद ये रेशियो और भी ज्यादा होने वाला है आज की डेट में, बिकॉज ये रिसर्च हुई थी इन 2021। 70% पीपल लोग मानते हैं कि वो सोते वक्त अपने मोबाइल फोन्स को अपने पास में रख के सोते हैं। 35% लोग ये मानते हैं कि जब वो उठते हैं तो सबसे पहली चीज जो वो देखते हैं, वो देखते हैं अपना मोबाइल फोन। एंड आई गेस दिस इज मोर देन 35% फॉर श्योर। आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। हम हमारे लव्ड वंस को भी बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम हमारा फोन चेक करते हैं कि नहीं। 44% लोग मोबाइल के साथ ही सो जाते हैं अपने हाथ में रखे रखे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टेंटली अपने मोबाइल को चेक करते रहते हैं, स्पेशली यंग अडल्ट्स जो कॉन्स्टेंटली आजकल रील्स की दुनिया में। हमें पता चला अभी रिसेंट स्टडी के अंदर, एक साइकोमेट्रिक स्टडी सामने आई जिसने देखा कि अटेंशन स्पैन ऑफ आवर यंग पॉपुलेशन हैज गॉन डाउन टू एज लो एज 30 सेकेंड्स। उससे ऊपर का उनका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। एंड देन वी ब्लेम दिस यंग पॉपुलेशन कि उनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी इश्यूज हो रहे हैं। एंड बहुत सारा रोल इसके अंदर रील्स एंड कॉन्स्टेंटली फास्ट चेंजिंग कंटेंट का है। तो check these out if our children or we ourselves also facing this problem. और दोस्तों, आज के वेबिनार में ना यही चीजें हाईलाइट करना एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, बिकॉज आई टेस्ट हम लोग सब कराते हैं, डॉक्टर्स के पास हम लोग जाते हैं, बट बहुत सी बार ये चीजें इंफॉर्मेशन जानकारी हमारे पास में नहीं होती है, और ना हम हमारे बच्चों के साथ में परिवार के साथ में हम शेयर कर पाते हैं। और हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि एक्टिविटीज है, मोबाइल फोन है, आजकल सभी देखते हैं, सभी देखने वाले हैं, and this is how it is going to be in the and this is the new world normal. But we are not looking at the long term effects which can affect us and our children. So
Another question coming on your screen, friends, and let's be very honest about it. COVID-19 यानी 2020 के पहले आपको क्या लगता है दिलजोत? प्लीज शूट द क्वेश्चन कि आप कितना स्क्रीन टाइम आपका ऑन एन एवरेज रहता था. तो लेट्स हैव दिस पोल क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. तो आंसर्स आर 2 घंटे से कम, 4 घंटे के करीब आपका रहता था, 8 घंटे रहता था, या मोर देन 8 आवर्स रहता था. कोविड से पहले का पीरियड आप याद कीजिए. आज से हम जा रहे हैं 4 साल पीछे. ओके, वी आर गेटिंग सम इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हियर. फाइन, गुड. कम ऑन पीपल, फास्टर. इतना सोचने का टाइम ही नहीं है. इतना सोचना क्यों है? जस्ट रिस्पॉन्ड. गुड. Some more than 50 people are here in the room, yaar. We can have some more results. Okay, great. Diljot, can you please share the results on the screen? Diljot? Just a moment, sir. Sharing. Okay, I will do it. So friends, आप देख सकते हो ट्रेंड. तो सिर्फ 8% ही लोगों ने बोला कि हमारा 8 घंटे से ज्यादा का रेशियो रहता था. आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. और लगभग 38% लोगों ने बोला कि इट वाज लेस देन 2 आवर्स, 49% लोगों ने बोला कि इट वाज अप टू 4 आवर्स, एंड ओनली 5% पीपल हैड सेड इट वाज 8 आवर्स और बियॉन्ड. ओके, सो नाउ लेट्स विद द अनदर क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन. तो फ्रेंड्स, अनदर वापस इस पे आते हैं और हम देखते हैं कि अब यानी आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आपका स्क्रीन टाइम कितना हो गया, एंड दैट इंक्लूड्स योर मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टीवी, एवरीथिंग. एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट एंड क्विकली लेट्स पोल. Good. I can see some good trends, some honest trends. I want everybody to be honest about it. तभी मजा आएगा. Okay. Can we share the results on the screen? Okay. Now you see this trend shifting. 2 घंटे वाला तो गायब ही हो गया है ट्रेंड. 4 घंटे वाला जो मैक्सिमम था, इट्स कम टू 28%. और जहां से पहले हमारे 5 और 8% लोग ही बोल रहे थे, यानी उन्हीं 13% लोगों ने बोला था कि हमारा 8 घंटे या 8 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम था. नाउ मेजॉरिटी पीपल, 72% पीपल आर सेइंग कि हमारा 8 घंटे और 8 घंटे से ज्यादा का स्क्रीन टाइम हो चुका है. एंड दिस इज द लाइव रिजल्ट ऑफ जस्ट 52 पीपल इन दिस रूम. सो फ्रेंड्स, सोचिए इसके बारे में कि वेयर आर वी हेडिंग. I'll just quickly. So now moving ahead. दोस्तों, लगभग लगभग हम देखते हैं कि हमें 5.5 मिलियन ईयर्स लगे, है ना, इंसान बनने में बंदर से. लेकिन हमें सिर्फ 6,000 साल लगे. हम जब क्लेस पे इंप्रेशन बनाते थे, और उससे अब लगभग 8 घंटे हम लोग डिजिटल डिवाइसेस पे हम लोग बिता रहे हैं. तो 8 घंटे का आंसर आपका ऑनेस्ट था. इवन रिसर्च भी आज यही कहती है कि 8 घंटे या 8 घंटे से ज्यादा हम लोग स्क्रीन पे टाइम लगा रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, स्क्रीन के साथ में देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम्स जो मुझे लगती है. सबसे पहली, चाहे स्क्रीन कितनी भी बढ़िया हो, ओके, चाहे स्क्रीन कितनी भी अच्छी हो, दे आर ऑल मेड अप ऑफ पिक्सल्स. अगर आप एक माइक्रोस्कोप लेकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा उन स्क्रीन में ऐसे पिक्सल्स बने हुए होते हैं. अब ये पिक्सल्स के अंदर बहुत हाई इंटेंसिटी फ्लिकर होता है. अब दिस फ्लिकर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपकी आईज के अकोमोडेशन को जंप करना पड़ेगा. बार बार पावर को टू एंड फ्रो उसको जंप करना पड़ेगा. जितना आपका स्क्रीन में फ्लिकर रेट कम होगा, उतना ही आपका बेसिकली आपकी आईज ज्यादा रिलैक्स रहेगी. लेकिन अल्टीमेटली जब आप एक प्रिंटेड मटेरियल से पढ़ रहे हैं वर्सेस ऑन अ स्क्रीन, योर आईज विल टेंड टू गेट स्ट्रेन्ड फास्टर व्हेन यू आर सीइंग इट ऑन योर स्क्रीन्स. नाउ लेट्स गो अहेड, मूव अहेड with the another poll question. आपको क्या लगता है at what age you introduce mobile phones for your kids? And be very honest about it, parents. आपने अपने बच्चों को पहली बार मोबाइल फोन कब दिखाया या दिया, एक्सपोज किया? मे बी शायद थोड़ी देर के लिए, खाना खिलाने के लिए, उनको चुप कराने के लिए, चुपचाप बैठाने के लिए हम लोग कई बार मोबाइल फोन उनको पकड़ा देते हैं कि हम हमारा काम कर पाए, हमारे दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड कर पाए, हमारी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाए.
We are getting some interesting results on the screen. Yes, good. I'm glad to see some honest people in the room. Okay, Diljot, please share the results on the screen. ओके तो लगभग 50% लोग ये एडमिट कर रहे हैं कि हमने लगभग बिलो 2 years ऑफ एज हमने हमारे बच्चे को स्क्रीन से एक्सपोज्ड ऑलरेडी कर दिया है। एंड 25% लोग ये मान रहे हैं कि 2 से 5 साल की, यानी मेजोरिटी 75% ऑफ द बच्चे ऑलरेडी स्क्रीन से एक्सपोज्ड हैं बिलो 5 years ऑफ एज। सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू थिंक अबाउट। Moving ahead, I have another question for you. For how long? Okay, Diljot, we'll go to another question. For how long does your child has a screen time? आपका बच्चा कितनी देर स्क्रीन पे टाइम देखता है? क्योंकि मेरे पास में तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे आकर के धीरे से बोलते हैं, सर आप प्लीज बच्चे को बोलिए कि स्क्रीन्स नहीं देखेगा ज्यादा, आप थोड़ा सा इसको डरा दीजिए, हमारी तो बात नहीं सुनता है। कैन वी हैव दिस पोल ऑन द स्क्रीन, दिलजोत? सो मीनवाइल इट आल्सो गिव्स अस टाइम टू थिंक कि क्या हमारे बच्चों के साथ में भी, हमारे साथ में भी ये इश्यूज आ रहे हैं, एंड इफ यस देन व्हाई? दिलजोत, आर वी एबल टू शेयर इट और नॉट? Actually, sir, I'm not able to share this one, sir. Okay, let me try it. Okay. Maybe we have not added this on a polling list, but okay, on an average, जो current research कहती है, that is roughly about 4 hours of screen time each day or beyond that, and which is definitely not very healthy. अब हम बात करते हैं कि आगे अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वो क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर हम ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं ना, तो आज की डेट में 2 साल से छोटे बच्चे का ऑलरेडी 42 मिनट्स का स्क्रीन टाइम है। 2 से 4 साल के बच्चे का है ना 2 hours and 40 minutes इज द एवरेज स्क्रीन टाइम जो 2 से 4 साल के बच्चे का है। और 3 साल और 5 से 8 साल के बच्चों का ऑन एन एवरेज 3 घंटे का तो स्क्रीन टाइम अभी है। ये ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है, कहीं ज्यादा भी है और कहीं कम भी है। इसके अंदर रूरल पॉपुलेशन भी आती है जहाँ पे स्क्रीन टाइम है ही नहीं, कम है। तो ये एवरेज है। तो आप सोचिए कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन में इट इज मच हायर देन दिस। और अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स क्या कहती है कि अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसका स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। अगर 4 साल से छोटा है तो मैक्सिमम 1 hour अंडर सुपरविजन। और अगर बच्चा 8 साल से छोटा है तो आप उस पर कंसिस्टेंट लिमिट्स लगाएं एंड सी व्हाट काइंड ऑफ मीडिया दे आर वाचिंग, एंड इट शुड नॉट बी इन अ गो मोर देन हाफ एन आवर्स। और बच्चा अगर 18 महीने से छोटा है तो दे शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी स्क्रीन्स व्हाटसोएवर। ओके, अब आप कैसे इसको कर सकते हो? आपको आपके फैमिली का एक मीडिया फ्री, मोबाइल फ्री आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। तो मोबाइल फ्री जोन्स आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे अपने बेडरूम में नो मोबाइल अलाउड। डोंट टेक द let the screen time replace your habits of reading, playing or problem solving with the children. Discourage the use of screens beyond 30 and 45 minutes. आप अगर नहीं करोगे तो बच्चा भी नहीं करेगा। अगर आप कर रहे हो और सिर्फ बच्चे को मना कर रहे हो तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। Moving forward, what are some common strategies that we can have? Track how much time you are spending on screen versus spend being active. बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन आने लगी हैं अभी। Make it a house rule to limit the screen time, not more than 2 hours per day. Keep computers and TVs out of the bedroom, especially the mobile phones. आपके जो मील्स हैं स्पेशली दे शुड बी स्क्रीन फ्री। रिसेंट स्टडीज आप अपने डाइटिशियन से, न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ लीजिएगा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, द रिजल्ट शो कि जो बच्चे मोबाइल देख करके खाना खाते हैं दे आर 10 times एट अ हायर रिस्क ऑफ ओबेसिटी, कार्डियक फेलियर। छोटे छोटे बच्चों को हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी शुगर हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेज हो रही है, बिकॉज वो मोबाइल को देख के खाना खाते हैं। प्लान फैमिली एक्टिविटीज विदाउट स्क्रीन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो आजकल कुछ पेरेंट्स ने हमको फीडबैक दिया, बोला कि आउटडोर एक्टिविटीज में सर क्या करा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो हियर आई हैव ब्रॉट अ डेडिकेटेड सेक्शन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बेनिफिट क्या होते हैं आउटडोर में टाइम स्पेंड करने के।
सबसे पहला तो इट इम्प्रूव्स आवर फोकसिंग एबिलिटी एंड डेप्थ परसेप्शन, एंड आई टोल्ड यू कि डेप्थ परसेप्शन, फोकसिंग एबिलिटी, ये डेवलपमेंटल चीजें हैं, बच्चा सीखता है, और ये आउटडोर जाने से, आउटडोर में एक्सपोज होने से ही सीखेगा। एक्सपोजर टू ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, नेचुरल लाइट जो आती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट 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 वेवलेंथ्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी स्लीप साइकिल्स, हमारी हेल्थ साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए, मेलेटोनिन प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, व्हाइल मेंटेनिंग द आई हेल्थ एंड द ओवरऑल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं विटामिन डी एब्जॉर्प्शन की। आजकल छोटे छोटे बच्चों में, हम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि वी आर नॉट, कि we are basically having, vitamin D deficiencies become a very common thing. Everybody is on the supplements. And what is the main reason? Outdoor activities are not there. And this is also resulting in the myopia development and progression. Reduce the risk of myopia development. तो रिसर्च ये कहती है, अगर हमारे बच्चों का 60 to 80 मिनट्स का आउटडोर है एक्सपोजर डेली, सो इट रिड्यूसेस देयर रिस्क बाय 5 टाइम्स ऑफ डेवलपिंग अ मायोपिया। सोचो, सच अ स्मॉल थिंग एंड सच अ बिग रिजल्ट्स। Reinforcing the distance focus and reducing the near work, this is also very important। ये reinforce करता है, बच्चों को engage करता है outdoor activities के लिए। और what are the some beautiful activities which you can do? You can go for some nature walks and hikes. There was this school, I think Building Brain parents also would be there, and the ma'am organized a wonderful nature walk for their kids in Smriti One in Jaipur. And it was in one of its kind of an event where the children were so curious to explore the nature along with their parents, but this happens only if the parents are involved। आप अपने बच्चे के साथ में बाइकिंग कीजिए, बच्चे के साथ में आप स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, ट्राई डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, टेनिस, रनिंग। अब आपको क्या लग रहा है कि अगर बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है? बास्केट करने के लिए बच्चे का डेप्थ परसेप्शन इंप्रूव होगा, उसका स्पीड का जजमेंट बेटर होगा, उसका मोशन परसेप्शन इंप्रूव होगा, बच्चे का निशाना बेटर होगा, उसका आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। तो सिर्फ विजन इज नॉट ओनली अबाउट 6x6। रिमेंबर पेरेंट्स, विजन इज फार बियॉन्ड देन बीइंग जस्ट 6x6। Playground time, visit to the local playgrounds, explore, go to botanical gardens, zoos, provide nature centers, educational experiences, scavenger hunts आप कीजिए। क्या आप कर रहे हैं ये? If you're doing this, very good. Encourage teamwork and observation skills in children. Games, कि कौन से गेम्स खेलते हैं उनके साथ में वाटर प्ले कीजिए, गो टू अ बीच, लेक, स्विमिंग, आउटडोर एक्टिविटीज, गार्डनिंग। बहुत सारे बच्चे, दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम्स दीज डेज, दे आर हाइपर एक्टिव। मे बी दे आर नॉट क्लिनिकली हाइपर एक्टिव बट दे आर। आप गार्डनिंग कराइए, उनको वाटर प्ले कराइए, इट सूट्स देम डाउन। वो उनके अंदर एक पेशेंस लेके आता है। हम कहते हैं बच्चा सिटिंग ही नहीं करता है, बच्चा सिटिंग ही नहीं करता है, स्टडीज में डायरेक्टली नहीं करेगा, आप उससे गार्डनिंग कराइए, नेचर एक्सप्लोर कराइए, वही बच्चा 2 महीने 3 महीने बाद में बैठने लग जाएगा, उसका सिटिंग इंप्रूव हो जाएगा। दीज एक्टिविटीज आर थेरेपीज, दे आर नॉट जस्ट एक्टिविटीज। गो फॉर सम पिकनिक्स, कैंपिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग, फिशिंग, वट एवर यू कैन अफोर्ड। बर्ड वॉचिंग, क्या ये हम लोग अभी भी कर रहे हैं? व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट वी एक्चुअली वॉच्ड बर्ड्स विद आवर चिल्ड्रन? ऑब्स्टेकल कोर्सेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, these we can do। Now apart from the outdoor activities, there is another thing which is hampering these days the visual comfort, and that is the eye strain due to the screen reflections। चाहे मोबाइल पे हो, चाहे हमारे लैपटॉप्स पे ही स्क्रीन पे हो, these screen reflections are affecting our visual comfort। तो एक प्रॉपर लाइटिंग क्या होनी चाहिए? जब हम बात करते हैं एक आइडियल लाइटिंग कंडीशंस की बात करते हैं, तो हमेशा ट्राई टू यूज द जनरल लाइटिंग सोर्स टू इल्यूमिनेट द एंटायर रूम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे रूम की लाइट्स बंद है, सिर्फ मोबाइल की लाइट चालू है और बच्चा उसको या आप उसको यूज कर रहे हैं। हैव द सराउंडिंग लाइट्स ऑन। अवॉइड ओवरली डिम और ओवरली ब्राइट लाइट्स। ठीक है? टास्क, जो आप टास्क कर रहे हैं उसके लिए एक अप्रोप्रिएट डेस्क लैंप होना चाहिए, उस पर फिल्टर्स होने चाहिए। दे शुड नॉट, इट शुड नॉट बी टू ब्राइट जिस पे से ग्लेयर आए, बट इट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू रीड। एंड स्टिल बच्चों की ज्यादातर स्टडीज अगर हम नेचुरल लाइट में करा सकते हैं, सेटिंग देम, मेकिंग देम सिट अक्रॉस द विंडो और इन ओपन, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू।
पोजिशनिंग ऑफ द लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पीछे से लाइट कहाँ से आ रही है, फ्रॉम विच डायरेक्शन, एंड इट शुड डायरेक्टली फोकस ऑन द reading material and not on your eyes. It should not be falling on your eyes. Avoid glare and try to use natural light as I told you as much as you can. Now this is a picture कि एक ideal workstation एक बच्चे का या हमारा भी कैसा होना चाहिए. If we have to use more than 15-20 minutes, more than half an hour हमें पढ़ाई करनी है, screens use करना है या बुक रीडिंग भी करना है, so this is how it should look like. एक proper foot rest होना चाहिए, arms rested होने चाहिए, neck पे भी नहीं आना चाहिए, screen should be low, there has to be one arm distance. So let's understand it. Desk height, ensure that the desk height is where the child's elbows are coming at the 90 डिग्री एंगल के ऊपर. तो डेस्क बहुत ऊपर होना चाहिए ना बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए. चेयर हाइट ऐसा होना चाहिए कि बच्चों के दोनों पैर जमीन पे उसके टिक सके एट 90 डिग्री एंगल. बच्चे की चेयर का एक सपोर्टिव बैकरेस्ट होना जरूरी है. अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं जो 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड में कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक्सटेंसिव सिटिंग्स हो रही है, गिव देम अ गुड चेयर. एडजस्टेबल सीटिंग ऑप्शंस होना चाहिए बच्चे के पास में. आई लेवल क्या होना चाहिए, जो स्क्रीन का टॉप है दैट शुड बी बिलो, स्लाइटली बिलो द आई लेवल. तो वो एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आता है. डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर, वन आर्म डिस्टेंस, रफली अबाउट 60 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए. कीबोर्ड पोजीशन, दिस शुड बी एट द सेम लेवल. कीबोर्ड के अंदर भी उसको रेस करने का ऑप्शन आता है जिससे रिस्ट रिलैक्स रहे. फुट रेस्ट यू कैन यूज, पैरों में अगर बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं हो. डॉक्यूमेंट होल्डर्स यू कैन यूज फॉर द किड्स. Ensure they are having a proper posture, give them breaks and encourage movement. It's a very common thing which is called as 20-20-20, a very popular and a very effective tool. The 20-20-20 rule क्या है कि after 20 minutes of screen time, just take a 20 seconds break. 20 seconds, not 20 minutes. Just take a 20 seconds break and try to look at least 20 feet away. Outside the window, बाहर पेड़ देखिए, आसमान देखिए, नहीं तो दीवार पे लगी हुई कोई दूसरी तस्वीर देखिए और वहां देख के एटलीस्ट 20 टाइम्स ब्लिंक कीजिए अपनी आईज को. सो इट इज 20-20-20 रूल. वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट, जो पेरेंट्स की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, सर हम डाइट में क्या दें, बच्चा क्या खाए. आज हम एक्सटेंसिव रिसर्च लेकर के आए हैं आपके साथ में शेयर करने में. हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि ग्रीन वेजिटेबल्स ये वो आपको खाना चाहिए. व्हाट शुड बी देयर. तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, जो की न्यूट्रिएंट जहाँ पे हम हाईलाइट करने वाले हैं आई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ये फिश में होता है, सैल्मन्स में होता है, फ्लैक्स सीड्स, वेजिटेरियंस के लिए फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स के अंदर एम्पल अमाउंट में ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं. तो बच्चे को हमको कोई गोलियां या आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स देने की जरूरत नहीं है. नाउ दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दे हैव एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, और ये हमारी रेटिना की हेल्थ को इंश्योर करते हैं कि प्रॉपरली बनी रहे. एंड रिसर्च हैव शोड कि दे आल्सो स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ मायोपिया. मूविंग अहेड, हमारी डाइट के अंदर, बच्चे की डाइट के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, लाइक विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स में जो मिलता है, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर, ब्रोकली. विटामिन ई जो कि नट्स में, सीड्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमको मिलता है. विटामिन ए जो कैरेट्स में, स्वीट पोटैटोज में, अगेन डार्क लीफी वेजिटेबल्स में हमको मिलता है. ल्यूटिन और जियाजेंथिन विच इज फाउंड इन स्पिनच, केल, कॉर्न, एग्स. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, अगेन दे प्रोटेक्ट दी आईज फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. एक डीजनरेशन हमारी आईज का, अगर हमें यंग रखनी है, आईज को प्रिवेंट रखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हमारा होना चाहिए. दे सपोर्ट द हेल्थ, ओवरऑल द हेल्थ ऑफ द बॉडी, health of the eyes, macula and retina, which are very crucial for your vision. Then some minerals are very important like zinc. अब ये जिंक आपको लेग्यूम्स में, मीट में, सेलफिश में, सीड्स में, नट्स में, इनमें आपको मिलता है. जिंक इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स द नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन डी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिंपली हमको फ्री में मिल रहा है सनलाइट एक्सपोजर से, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट से हमको मिल रहा है. कई बार सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज बीन लिंक्ड टू द ओवरऑल हेल्थ एंड आई हेल्थ.
तो इन शॉर्ट अगर हम जनरल डाइटरी रिकमेंडेशन की हम बात करें तो मेनली ये 3 चीजें आप याद रखिए. गिव योर चिल्ड्रन एंड योरसेल्फ अ बैलेंस्ड डाइट, limit the consumption of sugar and refined carbohydrates, and stay hydrated, drink lots of fresh juice and water. ये 3 चीजें भी अगर आप याद रख लेंगे, कॉन्शियस रहेंगे इसके बारे में, my job is done. So guys, another poll question. Do you even remember how often should children have their eyes examined? बच्चों की आंखें कितनी frequently examined होनी चाहिए? So Diljot, are we ready with this question on the screen? Okay. How often should the children have their eyes examined? Poll time starts every month, every 6 months, every year, every 5 years. What do we think? Okay, nice. More answers we want. More answers we want. 23 people have answered so far. There are more people in the room. Okay. Can you show the results on the screen, Diljot? Yeah. So we have the trend on the screen. People are saying in every 6 months, in every year. You're right in a way. And I'm happy कि आज आप लोग ये चीज एटलीस्ट एक एज अ टेक होम मैसेज लेकर के जा रहे हैं यहाँ से. अगर आपके बच्चे ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, अगर आपका बच्चा ऑलरेडी चश्मा पहन रहा है या उसको और कोई आई प्रॉब्लम है, हेडेक्स की कंप्लेन करता है बार बार, तो आप उसको एवरी 6 मंथ में चेक कराइए, चाहे उसको प्रॉब्लम हो या नहीं हो. और अगर आपके बच्चे को कोई विजन प्रॉब्लम नहीं है और आप चेक करा चुके हो पहले, तो साल में एक बार एग्जामिन कराना भी मोर देन इनफ है. तो इट इज लाइक रेगुलर सर्विसिंग ऑफ योर आईज. तो फ्रेंड्स, आई वांट टू आस्क यू, आप अपने गाड़ी की सर्विस कब कराते हैं? गाड़ी ब्रेक डाउन होने के बाद सर्विस करवाते हैं या ब्रेक डाउन नहीं हो उसके लिए आप पहले से सर्विस करवाते हैं अपनी गाड़ी की? प्लीज आंसर मी इन द चैट बॉक्स. आई वांट टू सी सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स. फ्रेंड्स, आप अपनी गाड़ी की सर्विस कब कराते हो? गाड़ी ब्रेक डाउन होने के बाद में या गाड़ी या ब्रेक डाउन नहीं हो उससे पहले? एवरीबडी इज आंसरिंग बिफोर 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 बिफोर. तो एग्जैक्टली आइस के लिए हम ब्रेक डाउन होने का वेट क्यों करते हैं? लेट्स मेक आई एग्जामिनेशन अ रेगुलर पार्ट. ओके, मूविंग अहेड. नाउ व्हाट आर दीज ऑप्शंस? अभी हम मानते हैं कि हमारे बच्चों में मायोपिया हो गया, नियर साइटेडनेस आ गई है. नाउ व्हाट आर सम इफेक्टिव मेथड्स थ्रू विच हम इस नियर साइटेडनेस को या मायोपिया को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि पहले के टाइम में जब हम शायद बच्चे थे तो देयर वर नो ऑप्शंस मायोपिया कंट्रोल करने के लिए. नंबर बढ़ता ही बढ़ता था. पर तब शायद नंबर इतना ज्यादा इस पे भी नहीं बढ़ता था, बिकॉज आई रिमेम्बर हम लोग दिन में 2 बजे भी क्रिकेट खेला करते थे और हमारा आउटडोर एक्सपोजर इतना होता था, एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन डी बॉडी में जाता था. जंक फूड के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे. जंक फूड के नाम पे हमें पानी पूरी और पाव भाजी खिला दी जाती थी या छोले भटूरे. पास्ता और पिज्जा तो ऑप्शंस में ही नहीं थे. तो हमारा इतना बुरा डाइट पैटर्न नहीं था, आउटडोर एक्सपोजर अच्छा था. तो शायद उस जनरेशन में, पहले की रिसर्च में भी हम देखते हैं, मायोपिया का प्रोग्रेशन भी इतना ज्यादा नहीं होता था. और आज इन लास्ट 5-10 years इट इज बिकम अ सीरियस सीरियस प्रॉब्लम्स. तो what are the steps, what are the strategies that we have?